हेलो एंड वेलकम टू ईड ऑन एमसीक्यूज ऑन ज्योग्राफी का अगला चैप्टर है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो कि एनसीईआरटी 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें। ये सीरीज बनाया गया है कि आपको बेसिक्स जो हो वो क्वेश्चंस के थ्रू आपके रिवाइज कर दिए जाएं, और एक बार आप अगर एनसीईआरटीज या कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हो तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और जिस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, या स्टेट पीसीएस का एग्जाम्स हो, या फिर किसी और भी एग्जाम्स के लिए, जीके जीएस पार्ट के लिए, आपको ये सीरीज हेल्प करेगा। मोटिव हमारा यही है कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीज़ें याद करा देना और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देना। तो चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया जो है, मेनलैंड इंडिया, उसको कई सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और जो फिजिकल फीचर्स हैं उस जगह के। तो इसमें नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, बट वेस्टर्न घाट ये जो है वो रॉन्ग है ऑप्शन, यानी कि ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। इंडिया को मेजरली 6 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जो है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो कि हिमालयन माउंटेन्स है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडो गैंगेटिक प्लेन ये बोल सकते हैं, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, साउथ का पूरा रीजन और मिडिल इंडिया का पूरा सेंट्रल इंडिया का पूरा रीजन जो प्लेट्यू वाला है। उसके बाद इंडियन डेजर्ट जो राजस्थान और गुजरात का पोर्शन है, थार डेजर्ट वाला, और कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और उसके साथ आइलैंड्स। कई जगह में आइलैंड्स को अलग से मेंशन नहीं किया होता है, बट अगर उसको करो तो 6 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय विच जियोलॉजिकल प्रोसेस। जो हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी वो किस वजह से हुई थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिक्स। सॉरी, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, वॉल्केनिज्म नहीं है, फॉल्टिंग और वेदरिंग भी नहीं है। मेजरली वो प्लेट टेक्टोनिक से इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई थी, तो उसके बाद हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था। तो हिमालयस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कन्वर्जेंस हुआ था प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स का, एक तो नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट था, ठीक है, और दूसरा साउथ में जो इंडियन प्लेट था। उन दोनों के कोलिजन से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था। और पहले एक टेथीज सी हुआ करती थी, उसके सेडिमेंट्स जो हैं वो कोलिजन के बाद उनका राइज हो गया और वो माउंटेन की तरह हिमालयस बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया वर प्राइमरली फॉर्म्ड ड्यू टू। तो किस तरह के, अब ये जो फैक्ट्स लिए गए हैं ये सब एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, एक एक लाइन जो एनसीईआरटीज में है, जो 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 इम्पोर्टेंट हमें लगा हमने उससे क्वेश्चन के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो उसी में से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस तरह के प्लेट्स के कन्वर्जेंस से हमारा हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था, या नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो उसका करेक्ट आंसर है कन्वर्जेंट प्लेट माउंटेन। ठीक है, दोनों प्लेट्स का कन्वर्जेंस हुआ था, तभी जाके वो हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था। थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स का बेसिक्स होगा तब ये इजीली समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ है अगर वैसा तो सेम है, पहले हमने देख लिया। इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, और उसकी वजह से फोल्डिंग और अपलिफ्ट हुआ और हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। फोल्डिंग यानी कि इस तरीके से वो ऊपर राइज करके फिर धीरे धीरे वेदरिंग से हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। यूरेशियन प्लेट्स जो है वो नॉर्थ ऑफ हिमालयस है, तो ये करेक्ट है। गोंडवाना लैंड जो है इंक्लूडेड, दिस इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो पुराने समय में, काफ़ी करोड़ों साल पहले, जो गोंडवाना लैंड जो हमारा हुआ करता था उसको उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका
और साउथ अमेरिका, ये सारे कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड थे। इवन एंटार्क्टिका भी इसमें इंक्लूडेड था। फिर उसके बाद हिमालयन फॉर्मेशन जो है डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट की वजह से। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है। थर्ड, उसके बाद का हम ऑप्शन देखते हैं तो 1 एंड 2, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट नॉर्थ ऑफ हिमालयाज है। गोंडवाना लैंड जो एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते थे, वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, उसमें इतने सारे कंट्रीज एक साथ थी। और उसके बाद हिमालयन फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से हुआ है। अगला क्वेश्चन, द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। Okay, sorry. Which physiographic division of India is described as an outcome of structure, process and stage of development? तो ये जियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफी और जियोलॉजी ऑप्शनल वाले इसको पढ़ते होंगे, बट ये एज इट इज एक लाइन में एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो कोई भी फिजियोग्राफिक जो फॉर्म जो आज हम देखते हैं, कोई भी फिजियोग्राफिक डिवीजन, प्लेन्स हो या माउंटेन्स हो या प्लेट्यू हो, कुछ भी हो, वो आउटकम होता है स्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ पे चट्टानों की जो बनावट हो, यानी रॉक्स के जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो वेदरिंग, इरोजन और इस तरह के प्रोसेस, क्लाइमेटिक प्रोसेसेस जो उसमें एक्ट करते हैं ओवर द ईयर्स। और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि यूथ स्टेज में है या फिर मैच्योर स्टेज पे है, ओल्ड स्टेज पे है, वो कितने साल उसको बीत गए, कितना ज़्यादा वो एज बीत चुके हैं उसको बने हुए, उस पे डिपेंड करता है कि अभी करंट उसका जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का होगा। हो सकता है कि किसी जगह पे एक माउंटेन रेंज हो और काफ़ी एज के बाद, यानी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो पूरी तरह से इरोड हो जाए और अब वहाँ पे कुछ बचे ना, और कुछ रेलिसेट माउंटेन्स इस तरह के कुछ चीज़ें बचे। तो हम सिर्फ ये डिपेंड नहीं करता कि वो फॉर्मेशन में कौन सा स्ट्रक्चर था, रॉक्स क्या थे ओवर द ईयर्स। काफ़ी इरोजन और वेदरिंग जैसे प्रोसेस होते हैं, तो उसके बाद काफ़ी सालों के बाद वो कुछ और फॉर्म ले सकता है। तो कोई भी फिजियोग्राफिक डिवीजन हो, चाहे वो इंडिया हो या कहीं भी हो, किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में कुछ भी हो, तो वो आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ही होता है। तो इन सब में पूरे का पूरा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एज अ होल जो है वो आउटकम है स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो प्रोसेसेस की बात करते हैं, तो उसमें किस तरह का एरोजन मूवमेंट या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट हो, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा हिमालयस के बारे में की पॉइंटर्स देख लें, उसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक्स करेंगे क्वेश्चंस। तो एक्सटेंट जो है, इंडस इन द वेस्ट और ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। ठीक है, इंडस के बाद वाला जो रीजन होता है वेस्ट में, वहाँ पे हिंदू कुश और सुलेमान किरसार रेंजेस ये सब आ जाते हैं। तो हिमालयस का एक्सटेंट उसके आगे नहीं है, तो इंडस रीजन के बाद वेस्ट में और उसका एक्सटेंट नहीं है। फिर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, ब्रह्मपुत्र से और ईस्ट अगर चले जाएं तो म्यांमार में अर्कन्युमा और दूसरे माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं। तो उसका एक्सटेंट जो है वो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है, ब्रॉडली स्पीकिंग करेक्ट है। विड्थ जो है वेस्टर्न साइड में इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, ईस्टर्न साइड में थोड़ा कम होगा। अल्टीट्यूडनल वेरिएशन ईस्ट में ज़्यादा है। अल्टीट्यूडनल वेरिएशन का मतलब ये कि ईस्ट में जो माउंटेन रेंजेस आपको इस तरीके से खड़े चट्टान दिखाई देंगे, वेस्ट में हो सकता है कि थोड़े ग्रेजुअल इस तरीके से उनका स्लोप हो। तो कहने का वो मतलब अल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ईस्ट में ज़्यादा है, यानी कि कम डिस्टेंस कवर करने में हमारी हाइट जो है वो ज़्यादा इसमें दिखाई देगी। और सेम हमें इसमें इतना हाइट कवर करने के लिए वेस्ट में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस जो सबसे ऊंची रेंजेस हैं वो उनको हम हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयास बोलते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट हैं, सबसे कंटिन्यूस हैं। एवरेज हाइट 6000 मीटर से अबव की रेंज चोटियाँ इसमें दिखाई देती है। ठीक है, और कोर जो, यानी कि सबसे कोर में जो पत्थर हैं उसके बने हुए, वो ग्रेनाइट और नीस जैसे पत्थर हैं। और पेरिलियनली स्नो बाउंड है, मतलब साल भर वहाँ बर्फ होंगी। नीचे में हो सकता है लोअर रेंजेस में साल भर बर्फ ना हो, विंटर्स के कुछ मंथ्स में हो, बाकी साल बाकी टाइम ना हो। बट हिमाद्री में पेरिनियली स्नो बाउंड है, साल भर वहाँ बर्फ होगी। और इसमें हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इस तरह के पीक्स हैं। नाम याद कर लेना कुछ एक का। और हॉकबैक टोपोग्राफी है,
ठीक है, और एसिमेट्री इन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड में तो ये काफ़ी खड़ी खड़ी है, और तिब्बतन साइड में ये इस तरह से स्लोप करती है। थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये इंडियन साइड में इस तरह से चट्टान खड़ी दिखाई देंगी हिमालयाज की, और वेस्टर्न साइड में ये इसके इस तरह से ये तिब्बतन प्लेट्यू है। ये वाला रीजन जो है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और ये इंडियन साइड ऑफ हिमालयाज है। ठीक है, इसी का मतलब है हॉगबैक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये साउथ है इंडियन साइड, यानी ग्रेजुअली ये ऊपर चढ़ रहा है, सॉरी स्टीप स्लोप है इसमें इंडियन साइड से, और तिब्बतन साइड से ग्रेजुअल स्लोप है। और तिब्बतन जो प्लेट्यू है वो खुद भी बहुत ज़्यादा हाइट पे है। लेसर हिमालय अगला पार्ट है हिमाचल। हिमाद्री के साउथ में है। ठीक है, कंपोज ऑफ कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। इतना याद रख पाओगे तो ठीक है, नहीं रखो तो भी चलेगा, कहीं कहीं यूज हो जाता है फिर भी। हाइट 3700 to 4500 मीटर्स, विथ इसकी 50 किलोमीटर्स की है ऑलमोस्ट, रफली। इसके कुछ रेंजेस याद कर लो। पीर पंजल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। धौलाधार महाभारत रेंजेस ये मिडिल हिमालयाज और हिमाचल के पार्ट्स हैं। और फेमस वैलीज इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब है। शिवालिक्स एंड आउटर हिमालयाज जो है वो सबसे बाहर के रेंजेस हैं, सबसे यंगेस्ट हैं। दूसरी बात ये कि हाइट इनकी कम होती है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं, यानी बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड्स, जो भी रिवर्स ऊपर से लेके आए हैं उसी से ये स्लोप्स बन गए हैं। और इन रीजन्स में लैंडस्लाइड्स भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ड रॉक उतने कंटिन्यूस नहीं है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं। हो सकता है कि कुछ एक बड़े बोल्डर्स हो इस तरीके से, और बीच में बड़े बड़े ब्लॉक हो रॉक्स के, और बीच में यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेवल्स या सैंड हो इस तरीके से। तो जैसे ही बारिश आएगी तो इसमें बहा के इनको ले जाएगी, और ये रॉक्स जो है वो इनका फॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फिजिकल फीचर्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो डून्स है। डून्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज, यानी कि ये हमारा एक पहाड़ है, एक रेंज, और उसके बाद ये एक माउंटेन रेंज है, तो बीच का जो पोर्शन है ये वाला, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज या डून्स कहते हैं। एग्जाम्पल है उसका देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। कुछ एक याद कर लेना, जम्मू भी एक दून ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इज पेरिनियली स्नो बाउंड? बेस्ड ऑन द फैक्ट्स जो अभी हमने देखा है उन्हीं पे कुछ क्वेश्चन है। ये इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया वो, ताकि थोड़ा सा रफ आइडिया आपको हो जाए। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। पेरिनियली स्नो बाउंड हमने देखा कि ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री है। सबको याद नहीं होता हिमाद्री हिमाचल कौन सा है, तो ये भी याद कर लेना, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो हिमाद्री। बाकी एक्सप्लेनेशन में जो है वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द लेसर हिमालयस? तभी हमने देखा पीर पंजल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है हिमाचल रेंज में। अ, दूसरे इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं वो धौलाधार और महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिवालिक्स आर मेनली मेड अप ऑफ? अभी हमने देखा ग्रेनाइट से जो है वो हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज है। कंप्रेस्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स के हिमाचल रेंजेस और लेसर मिडिल हिमालयाज हैं। और जो आउटर हिमालयाज हैं, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, वो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं। और वॉल्केनिक डिपॉजिट्स, तो इसमें ये ऑप्शन गलत ही होगा, क्योंकि वॉल्केनिक कुछ इसमें हमें प्रूफ उतना नहीं दिखता जो जितना कि साउथ में डेक्कन में दिखता है। तो वॉल्केनिक डिपॉजिट से नहीं बने हैं। शिवालिक्स आर मेनली मेड अप ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। यंगेस्ट एंड लीस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ द हिमालयस, मतलब लैंडस्लाइड्स बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं। और दूसरी बात की, अगर थोड़ा सा भी सीजनिक एक्टिविटी अगर होता है, अर्थक्वेक जैसा कुछ भी होता है, तो ये रीजन ज़्यादा अनस्टेबल है, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द लेसर हिमालयस?
कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू एंड देहरादून। तो इसमें से लेसर हिमालयाज से एसोसिएटेड नहीं है कौन सा? ये जो है कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू, ये हमारे लेसर हिमालयाज में बिलोंग करते हैं। बट देहरादून जो है वो शिवालिक्स और दून वैली, देहरादून जो है वो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में। सबसे ऊपर का जो रेंज है वो हिमाद्री हो गया, उसके बीच का जो रेंज है वो हिमाचल हो गया, और उसके बीच बीच नीचे का जो रेंज है वो शिवालिक्स हो गया। तो देहरादून जो इस रेंज में, इस रीजन में बिलोंग करता है। बाकी ये तीनों जो है ऊपर के तीनों वो इस रीजन में बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन इन द हिमालयाज इज। अभी हमने देखा अल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है और वेस्टर्न हाफ में कम है। ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड वेस्टर्न हाफ में इसमें थोड़ा कम है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट पोर्शन, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। सेम डिविजन्स और क्लासिफिकेशन भी वैसे ही जैसे एनसीईआरटीज में अभी फिलहाल दिया हुआ है। तो उसके बाद कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज पे देखते हैं। तो इनमें से कौन सा रेंज जो है वो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज को बिलोंग नहीं करता है? तो लद्दाख, जास्कर, काराकोरम ये सारे कश्मीर हिमालयाज के पार्ट हैं। और इसमें धौलाधार जो है वो कश्मीर हिमालयाज में बिलोंग नहीं करता है, वो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में बिलोंग करता है। यानी कि कश्मीर वाले पोर्शन में ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये रेंजेस बिलोंग करते हैं, बट धौलाधार जो है वो हिमाचल एंड उत्तराखंड वाले पोर्शन में आता है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच रेंज? तो सियाचिन जो है वो काराकोरम में बिलोंग करता है। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ में भी हो गई, क्योंकि पढ़ते तो हैं हम बुक्स, लेकिन फैक्ट्स कुछ उस तरीके से याद नहीं होते या माइंड में रजिस्टर नहीं होते। जब ऐसे हम पढ़े होंगे तो हमें लगेगा कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, बट क्वेश्चन करने जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो लद्दाख है या जास्कर है। ठीक है, पीर पंजल हम समझ जाएंगे कि नहीं यहाँ पे नहीं है, बट इन तीनों में हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे फैक्ट याद हो जाएगा। जब बाद में लगेगा कि भूल नहीं लगे हो तो दोबारा से देख लेना, नो इश्यूज। और नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो। सियाचिन एंड बाल्टोरो ग्लेशियर्स जो है वहाँ के दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, काराकोरम रेंज में बिलोंग करते हैं। दी काराकोरम रेंज जो है वो हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस की भी नॉर्थ में लाई करते हैं। तो उसकी वजह से उस रीजन में ठंडक बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ जो है वो काफ़ी समय से मतलब ग्लेशियर्स बहुत एक्सटेंडेड वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसी रीजन से सियाचिन वाले रीजन में बर्फ जो है मतलब ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडिया का। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज सॉल्ट वाटर लेक इन द कश्मीर हिमालयस? इनमें से कौन सॉल्ट वाटर लेक है? तो डल एंड वोलार लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। झेलम नदी के पानी से ये लेक्स बने हुए हैं, तो ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। बट झेलम और इन सम वे कोई ट्रिब्यूटरीज उनको फीड कर रहा हो वैसा है। और नैनीताल ऑल्सो इट्स नॉट सॉल्ट वाटर। तो पैंगोंग सो जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है, करेक्ट ऑप्शन इज पैंगोंग सो। और एक और चीज़ कि पैंगोंग सो एंड सो मरीरी जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं लद्दाख रीजन में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में फिलहाल, तो वो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं और ये रेमनेंट्स ऑफ द तेथीस सी। यानी कि हिमालयस के फॉर्मेशन से पहले जो वहाँ सी हुआ करता था, वो उसके कुछ जगहों पे उसके जो ओशन वाटर है वो वैसे का वैसा ऊपर में रह गया। वही आज के टाइम में भी सॉल्ट वाटर लेक्स बना के रखे हुए हैं। और ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन, सॉरी लद्दाख वाले रीजन में कुछ देखने को मिलेगा, और तिब्बत वाले रीजन में और भी बहुत सारे सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। तो इससे हमें एक एविडेंस मिलता है कि किसी ज़माने में वो मरीन एक वहाँ पे टोपोग्राफी थी या सी था वहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज उतने ज़्यादा सॉल्टी वाटर होने का कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फीड्स द डल लेक इन श्रीनगर? डल लेक जो है वो झेलम रिवर से फीड होती है।
और यहाँ पे मेंडर्स फॉर्म करता है कश्मीर वैली में झेलम रिवर, जो कि एक यूनिक फीचर है उसके, क्योंकि यूथफुल स्टेज में दूसरे रिवर्स जो हैं वो मेंडर्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स श्रीनगर टू लेह थ्रू द जांस्कर रेंज। तो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करने वाली पास और जांस्कर रेंज से होकर गुजरने वाली, तो इसका करेक्ट आंसर है जोजिला। अब एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जोजिला जो है वो जांस्कर रेंज में है और श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है। बनिहाल पास जो है वो पीर पंजल रेंज में है और जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करती है। बड़ा लाचाला जो है ऑप्शंस में जो भी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसके बहाने याद हो जाए। वो भी जास्कर रेंज में लाई करती है, बट लेह और मनाली को कनेक्ट करती है। मतलब एक तो हिमाचल के साइड से हो गया और दूसरा जे एंड के साइड से हो गया। खारदुंगला पास जो है वो लद्दाख रेंज में है और लेह टू नुब्रा एंड शोक वैलीज, मतलब और भी नॉर्थवर्ड्स जो हमारा कनेक्टिविटी है वो खारदुंगला से होकर जाता है। मैप में लोकेट कर लेना, देख लेना, ज़रूरत पड़े तो मैप में खुद से बना लेना वो रीजन्स, तो इससे प्रैक्टिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालयाज बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड काराकोरम रेंज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालयाज है उसको हम फिजिकल फीचर्स के रूप में अगर देखें तो क्या उसको हम बोल सकते हैं। तो ग्लेशियल वैली नहीं है, एक कोल्ड डेजर्ट ही है। दून वैली तो डेफिनेटली नहीं है और एक फ्लड प्लेन भी नहीं है। कोल्ड डेजर्ट यानी कि लेह वाला रीजन जो है, लद्दाख रीजन, एक्सट्रीमली एरिड कंडीशंस है, बारिश वहाँ बहुत कम होती है, पानी की वहाँ कमी है और उतना वेजिटेशन भी नहीं है। और दूसरी बात की रेन शैडो इफेक्ट है, यानी कि उससे पहले इस तरह में ग्रेटर हिमालयाज और हिमालयाज के ऊंचे पीक्स हैं तो बादल उस तरफ पहुंच नहीं पाती या बहुत हल्की रेन्स होती है, लेस देन 20 सेंटीमीटर। तो वो कोल्ड डेजर्ट टोपोग्राफी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाई ऑन द पीर पंजल रेंज। अभी हमने देखा बनिहाल रेंजेस, सॉरी बनिहाल पास। बाकी का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके थे। जो जिला जांस्कर में है, बनिहाल इज इन पीर पंजल रेंज, खारदुंगला जो है वो लद्दाख रेंज में है और नाथुला पास जो है वो सिक्किम में लाई करती है। सिक्किम के साइड से इंडिया को और चाइना को कनेक्ट करती है और अदर तिब्बत को कनेक्ट करती है। झेलम रिवर जो है कश्मीर वैली में, इट्स स्टिल इन द यूथ स्टेज, इट फॉर्म्स द मेंडर्स का फॉर्मेशन होता है झेलम रिवर से और उसके यूथ स्टेज में है। ये इसका रीज़न क्या है? दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज अब इसमें देखो मेंडर्स जो है वो नॉर्मली यूथ स्टेज से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट शोज एबनॉर्मल रिवर बिहेवियर कॉज्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है और इसके रीजन टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है इसका रीजन। थोड़ा यूनिक फीचर जरूर है। मेंडर मेंडर्स जो होते हैं यूजुअली फॉर्म इन द मैच्योर स्टेज, मेकिंग दिस एन एक्सेप्शन, तो दिस ऑप्शन सीम्स टू बी द मोस्ट करेक्ट। ठीक है, झेलम इज नॉट ट्रिब्यूटरीज फोर्सिंग इट टू मेंडर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसका रीज़न, इसका एक्सेप्शन या यूनिक होने की वजह यह है कि कश्मीर वैली जो है वो एक फ्लैट लैंड है पहाड़ों के बीच में, तो जहाँ भी उसको लोकल बेस लेवल मिल जाता है, यानी फ्लैट लैंड अगर रिवर को मिल जाए तो वहाँ पे वो मेंडरिंग इस तरीके से शुरू कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे में ही होगा प्लेन्स में और पहाड़ों में नहीं होगा। जहाँ पे उसको फ्लैट लैंड मिल जाएगा वहाँ मेंडरिंग हो सकती है। आगे कुछ फोटोग्राफ्स से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो देखेंगे। झेलम यूथफुल स्टेज में है, ठीक है, और शोज meandering ड्यू टू ब्रॉड एल्यूवियल वैली फ्लोर। लोकल बेस लेवल वहाँ पे मिल जाता है झेलम को, काफ़ी लंबा चौड़ा सा कश्मीर वैली में, तो उसकी वजह से वहाँ पे मेंडरिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डून्स इज लोकेटेड इन कश्मीर हिमालयाज। तो इनमें से जम्मू इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट द लेक्स इन कश्मीर हिमालयाज इज करेक्ट? डल एंड पैंगोंग सो आर बोथ फ्रेश वाटर लेक्स। हमने देखा पैंगोंग सो जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है, तो दिस इज रॉन्ग। वुलर इज सॉल्ट वाटर लेक, वुलर फ्रेश वाटर लेक है, झेलम रिवर से इसको पानी मिलता है। मोरीरी जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। डल एंड वुलर आर फ्रेश वाटर लेक्स while पैंगोंग सो एंड मोरीरी आर सॉल्ट वाटर लेक्स, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से याद कर लेना, याद हो जाएगा धीरे धीरे कि पैंगोंग सो और सो मोरीरी जो है वो सॉल्ट वाटर लेक्स है, और डल एंड वुलर जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, और भी बहुत सारे लेक्स हैं, तो वो फ्रेश वाटर लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द कश्मीर हिमालय रीजन कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म और पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज और टूरिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स है, टूरिज्म से उसको कोई लेना देना नहीं है। फेमस फॉर ग्लेशियर्स एंड डिजर्ट्स ओनली, नॉट ट्रू। सीनिक ब्यूटी है, ट्रू। लेक्स है, ट्रू। रिलीजियस साइट्स लाइक वैष्णो देवी, अमरनाथ एंड चरारी शरीफ, तो दिस इज ट्रू। सीनिक ब्यूटी तो है, दूसरी जगह में भी है। लेक्स हैं, अभी हमने देखा। रिलीजियस साइट्स जो ये वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरारी शरीफ, ये हमारे कश्मीर हिमालय रीजन में लाई करते हैं। तो बताने का ये मकसद है कि आप, ये तो सबको मालूम होगा वैष्णो देवी एंड अमरनाथ, बट चरारी शरीफ ये भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो एक रिलीजियस साइट है, पिलग्रिमेज है, जो कि जे एंड के रीजन में लाई करता है। और उसका लोकेशन भी देख लो, वैष्णो देवी इन जम्मू, अमरनाथ अनंतनाग में है, और चरारी शरीफ जो है बुडगाम डिस्ट्रिक्ट है जे एंड के में, वहाँ पे लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली बेस्ड? जोजिला पास जो है जास्कर में है, ट्रू। खारदुंगला पास लद्दाख में है, ट्रू। फोटूला जो है वो जास्कर में है, ट्रू। बट बनिहाल जो है अभी हमने देखा था वो पीर पंजल रेंज में है, तो इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट में अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, तो इनकरेक्ट इसमें बनिहाल पास है। बनिहाल बिलोंग्स टू द पीर पंजल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करेवा डिपॉजिट्स पे। करेवा डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर आर बेस्ट नोन फॉर ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर कॉटन, नहीं, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में होता है। रिवरीन एल्यूवियम यूज्ड फॉर राइस फार्मिंग, नो। लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स फॉर्म्ड फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन, तो लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स का मतलब है जो लेक का जो डिपॉजिट्स है, यानी कि लेक के फीचर से जो डिपॉजिट्स आए हो उसको लैक्यूस्ट्रीन बोलते हैं। लैक्यूस्ट्रीन बेसिकली मीन्स रिलेटेड टू लेक्स, तो वो वाला फीचर कश्मीर में मिलेगा, और उसमें सैफरन का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, लोकली उसको ज़ाफ़रान बोलते हैं, रादर लोकली उसको ज़ाफ़रान बोलते हैं, पर्शियन टर्म से ये आया है, और उसी से अंग्रेज़ों ने उसको सैफ़रन बोलना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि सैफ़रन से ज़ाफ़रान बना है, बल्कि ज़ाफ़रान से सैफ़रन बना है। करेवास आर टेरेस्ड लैक्यूस्ट्रेन डिपॉजिट्स, ठीक है, लेक के सेडिमेंट्स हैं नीचे जो बस गए, फाइन सेडिमेंट्स, और वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, कुछ टाइप ऑफ कल्टीवेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो उसमें ज़ाफ़रान का कल्टीवेशन होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ करेवा डिपॉजिट्स? करेवास जो होते हैं वो, उनमें क्या पाया जाता है? तो लेटराइट एंड बसाल्ट, नो। सैंड, क्ले, सिल्ट विथ फॉसिल्स, और लोएस ओनली। लोएस ओनली नहीं है, इन सब के साथ लोएस होता है, तो ऑप्शन बी सीम्स मोस्ट करेक्ट। मोरेन्स एंड बोल्डर्स में तो फार्मिंग हो ही नहीं सकती। तो करेवास आर मेड ऑफ फाइन सेडिमेंट्स, सिल्ट, क्ले, सैंड, लोएस, विथ प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स। फॉसिल्स भी इसमें कुछ ट्रेस अमाउंट में होते हैं, और थोड़ा सा लोएस भी होता है, ये लियोन डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। हवा से जो कहीं बहुत मिट्टी के फाइन सेडिमेंट्स कहीं उड़ के बस जाए या जम जाए एक जगह पे, तो उसको लोएस बोलते हैं, तो उस तरह के फीचर्स में है, मतलब उसके ट्रेसेस भी हैं, और बाकी सैंड, सिल्ट और क्ले तो है ही है। और इससे ये भी पता चलता है कि पूरा का पूरा कश्मीर कभी लेक का बेड हुआ करता था, मतलब बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाल्टोरा एंड सियाचिन ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम लीव बिहाइंड विच डिपोजिशनल फीचर्स? कौन से डिपोजिशनल फीचर्स जो है ग्लेशियर से आता है? तो ग्लेशियर से मोरेन्स आता है, ठीक है।
करेक्ट आंसर जो है वो मोरेन्स है। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं क्योंकि स्नो का वेट होता है और वो अपने साथ कुरेदते हुए मिट्टी में से ग्रेवल्स और छोटे छोटे पत्थर जैसे एलिमेंट्स आते हैं, उनको ही हम मोरेन्स बोलते हैं। जब वो पिघल जाते हैं और पीछे चले जाते हैं ग्लेशियर्स, तो ये रहा, ये ग्लेशियर वाला रीजन रहा, धीरे धीरे हुए यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो इस वाले रीजन में छोटे छोटे डिपॉजिट्स, मोरेन्स, ये छूट जाते हैं, इन्हीं को हम ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं। ये पहले हुआ करता था कभी हज़ारों साल पहले, अब वो उसको रिट्रीट करके जब पीछे चला गया तो अब बचा जो पीछे में, वो ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे हमें ग्लेशियल मोरेन्स मिल रहा है। आगे पिक्चर्स में देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। फिलहाल के लिए इतना जान लो, ग्लेशियर से मोरेन्स मिलता है। विच रीजन ऑफ इंडिया इज मोस्ट फेमस फॉर रफरान कल्टिवेशन? तो ये कश्मीर वाला रीजन है, अभी हमने देख लिया। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट देख लो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। पुलवामा, बुडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़ रीजन जो है, उनमें सैफरन की कल्टीवेशन होती है। लोकल बेस लेवल जो है रिवर्स का, अनलाइक सी लेवल, अल्टीमेट बेस लेवल इज क्रिएटेड बाई। अब ये बोलोगे कि ये डिफिकल्ट सा है, क्यों, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली चीज़ है? नहीं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसीलिए क्वेश्चन डाला है। अल्टीमेट सी लेवल, अल्टीमेट बेस लेवल जो होता है वो हमारा सी होता है, कि नदी उसके नीचे और जा नहीं सकती। अल्टीमेट सी लेवल यानी कि सी पे जाके नदी मर्ज कर जाती है, तो वहाँ पे फर्दर इरोजन का स्कोप नहीं रहता। बट जहाँ पे कोई हायर रीजन पे हो, तो वहाँ पे रिवर को एक ग्रेडियंट मिलता रहता है, रिवर फ्लो करती रहती है। तो बट स्टिल अगर किसी कॉन्टिन्यूस से फ्लैट रीजन में, जैसे यहाँ पे बन रहा है, अगर उसको जगह मिल गया तो वो मियंडर करना स्टार्ट कर देगी। इसको हम लोकल बेस लेवल बोल सकते हैं, इसको लोकल बेस लेवल बोल सकते हैं। और अल्टीमेटली जो सी है यहाँ पे, ये हमारा अल्टीमेट बेस लेवल हो जाएगा। तो वो बनता क्यों है? ठीक है, अभी ये सब हटाते हैं। लोकल बेस लेवल फॉर रिवर्स जो है वो क्रिएट कैसे होता है? तो कोई भी रीजन इस तरह का फैक्टर हो जाए कि ग्रेडियंट को ख़त्म कर दे, यानी कि पहले ही इस तरीके से ग्रेडियंट हुआ करता था, बट अब कुछ इस तरह से एक्टिविटी हो गई वहाँ पे, ताकि ये ग्रेडियंट अब ख़त्म हो गया, और अब जो करंट फीचर है वहाँ पे वो इस तरह का फ्लैट लैंड है। तो उसकी वजह से जो है वो बेस लेवल तैयार हो गया। तो वो किस वजह से हो सकता है? डैम्स, लेक्स और रेजिस्टेंट रॉक स्ट्रक्चर्स, इसकी वजह से हो सकता है। यानी कि पहले रिवर यहाँ पे बहते हुए जा रही थी, अब हमने यहाँ पे एक डैम बना दिया बड़ा सा, तो अब यहाँ पे रिवर, ये डैम बन गया। अब यहाँ पे जो रिवर आ रही है, यहाँ पे आने के बाद उसको और ग्रेडियंट नहीं मिल रहा, यहाँ तक आने के बाद उसको और ग्रेडियंट नहीं मिल रहा, तो ये वाला पोर्शन जो हो गया वो फ्लैट हो गया उसके लिए। उसकी वजह से उसको एक लोकल बेस लेवल मिल गया, या तो लेक्स हो गया। और रेजिस्टेंट रॉक स्ट्रक्चर, काफ़ी चट्टान ही इतनी बड़ी कोई आ गई, और इसका अर्थक्वेक की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उसका फ्लो ब्लॉक हो गया, तो वो वहाँ पे लोकल बेस लेवल्स बन जाते हैं। तो सिमिलर ऐसा ही रीजन है वुलार लेक में भी। वुलार लेक जो है वो लोकल बेस लेवल जैसा बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा सा लेक है। अब जो ग्रेडियंट था कभी इस तरीके से रिवर्स फ्लो करके आ रही थी, अब वो उससे मर्ज कर गई, तो अभी इसको फ्लो करने के लिए कोई ग्रेडियंट अभी इतने रीजन में नहीं है, इससे आगे बढ़ने के बाद उसको फिर ग्रेडियंट मिलेगा। तो ये लोकली इस रीजन में, इस वाले रीजन में हम बोलेंगे कि उसको एक लोकल बेस लेवल मिल गया। ठीक है, तो उस वाले रीजन में ही हमें मेंडरिंग और इस तरह के फीचर्स दिखते हैं। या फिर कोई बहुत एक्सटेंसिव सा फ्लैट लैंड मिल गया पहाड़ों के बीच में ही, जो कि कश्मीर वैली में मिलता है, तो उसके वजह से वहाँ पे एक लोकल बेस लेवल बन जाता है। सेम रीज़न है झेलम का और उसके मेंडरिंग का। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। इसको रिवाइज कर लो अच्छे से और ऐसे ही फैक्ट्स याद करते जाओ। तो थैंक यू।